कहानी के पाठकों को सादर नमस्कार। आज हम उसने कहा था कहानी का वाचन करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी मशहूर कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। एक तरफ बहुत सारे ऐसे कहानीकार जिन्होंने एक से अधिक कहानी लिखी, यहाँ तक कि प्रेमचंद जिनको कथा सम्राट कहलाता है और 300 कहानियाँ लिखी। दूसरी तरफ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जिन्होंने महज 3 कहानी लिखी। उसमें से उसने कहा था 1915 में लिखी गई ऐसी क्लासिक कहानी जिसे पहली कहानी होने का दर्जा भी दिया जाता है और भावना, देशभक्ति और सैनिक जीवन में किस तरह से प्रेम अपना महत्व साबित करता है, ये दिखाया गया है। तो कहानी का वाचन करते हैं। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आँखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरे को चीर कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बत्तखों, गन्ने, खोंचे और भारे वालों के जंगल में से राह लेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी बचना वाली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी बालिए। समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है। तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है? बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ हैं? मगरे में। और तेरे? माजे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है।
इतने में दुकानदार निमटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते थे। महीनों भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावनाओं के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे, हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेघ और बर्फ ऊपर से। पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए, जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गायबी गोले से बचे हैं तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कूनी निकल गई तो चट्टाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में बिता ही दिया। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे उसी फिरंगी मेम के बाग में। मखमल का सहारा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक न जमी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाया, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजार सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से लंबे चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। आदमी उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदले। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ,
करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और आदमी उदासी के बादल फट गए। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। ये लैना सिंह बोला, हाँ देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फरंगी में। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गए, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोध सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हो। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मादे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीर सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क, हाँ भाइयों, कैसे दिल्ली शाह ते पिशोरे नुजांदिए कर लेना लोंगा दबाफार मडिए, कर लेना नादेड़ा सोदार हाड़िए। ये पंजाबी बोल रहे हैं। लाड़ा चटाक कदुए नु क बढ़ाया वे मज़ेदार गोरिए, हुण लाड़ा चटाका कदुए नु। कौन जानता था कि दाड़िया वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन में सोते और मौज ही करते रहे हो। तीसरा भाग। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लैला सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़ कर सो रहा है। लैला सिंह पैरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह का रहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लैला सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मैम, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूँ कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाए की मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब, हुक्म मंजूर। कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय दावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मनी नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है।
3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कराया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले। डटे रहो, हम यहाँ रहेगा जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लैला सिंह ने उससे रोका। लैला सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लैला सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कूद रहे। इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लैला की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लैला की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, तो तुम पियो। आंख मारते लैला सिंह सब समझ गया। मुंह का भौं छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे। तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब की पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लैला सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं है? नहीं साहब, शिकार के मज़े यहाँ कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगदारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसाबा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वो नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लैला सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लैला सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वो टकराया। कौन? वजीर सिंह। हाँ। क्यों लैला, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दो होती। चौथा भाग। होश में आओ, कयामत आई और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सोरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब हम मारे गए, धोखा है। सूबेदार हो रहा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर दवा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म, जमादार लैला सिंह जो इस वक्त यह सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 है। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लैला सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया।
तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सीढ़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लैला सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लैला सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गोट कहते हुए चित्त हो गए। लैला सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लैला सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। ये सीखा कि सिगरेट पीते हैं, ये सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गायें होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सिंग होते हैं। ये सीखा कि मुसलमान खान सामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। ये तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते। लैला ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लैला सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे पर लैला इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए। एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकलकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लैला की जान में गोली लगी। इधर लैला की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लैला सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लैला ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लैला सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरु जी की दी फतह, वाह गुरु जी की खालसा। वो धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग उगल रहे थे, आग बरसाते थे और सामने लैला सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिख दी फौज आई, वाह गुरु जी दी फतह, वाह गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरख। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लैला सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गिल्ली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरफ लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लैला को दूसरा घाव भारी घाव लगा है।
लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षही नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लैना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुर्त बुद्धि को सराह रहे थे। कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली तो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जान में पट्टी बंधवानी चाहिए। उसने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, वो गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदार जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदार ने मोरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। सुना जाए, दे कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तेने मेरे और पौधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लैना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वो पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू, सुनते नहीं। लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। 25 वर्ष। अब लैना सिंह नंबर 77 रेफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वो कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लांग पर जाती है, फौरन चले ले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लांग पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते हुए जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया, बोला, लेना सूबेदार। सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने मुझे जानती है, कब से?
रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर माथा टेकना। कहा, आशीष सुने। लैला सिंह चुप। मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़माई हो गई। धत, कल हो गई। देखते नहीं, रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में है। भावों की टकरार से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा, पानी पिला। उसने कहा, स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मेरे मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के पास चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे एक ही वर्ष हुआ। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया, सब मर गए। सूबेदार ने रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरा भाग तुम्हें याद है? एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है। तुम्हारे और आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लेना भी आंसू पहुँचता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला। उसने कहा था। लेना सिंह, लेना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधा घंटे तक लेना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में ये आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लेना सिंह। हिंदी साहित्य की चर्चित कहानी। उसने कहा था। साथियों, ये थी उसने कहा था कहानी। कहानी आपने सुनी, बहुत लंबी कहानी है। लगभग एक आध घंटा लग गया। मैं अंतिम पैरा में लगभग भावुक हो गया पढ़ते पढ़ते। मैंने कोई 20 साल पहले ये कहानी पढ़ी होगी, लेकिन जब इसका मैं वाचन कर रहा था, आप शायद मेरे शब्दों को पकड़े होंगे। मैं 3-4 बार इतना भावुक हुआ कि उस प्रेम को जिसमें लेना सिंह उसने कहा था कहता है, और सूबेदार लेना सिंह से जब ये कहता है कि सूबेदारनी तुम्हें जानती है, उससे मिला। लेना सिंह भूल चुका था। लेना सिंह सूबेदारनी से मिलता है तो उसने जो कहा था, इसी शीर्षक से ये कहानी बनती है। मैं जहाँ तक जितनी मैंने कहानियाँ पढ़ी है, उसने कहा था शीर्षक इतना सटीक बैठता है कि इस कहानी की आत्मा बन जाता है। और ये कहानी दिल को हिला के रख देती है, झिझोड़ के रख देती है कि एक छोटी सी बच्ची और एक छोटा सा बच्चा का जो प्रेम, फिर भूल जाता है सूबेदार और खुद अपने प्राण दे देता है। लेकिन सूबेदार ने कहा था कि मेरे बेटे,
और मेरे पति, इन दोनों की रक्षा करना। और वाकई में वो सिपाही, वो सैनिक अपने प्राण दे देता है। जय हिंद।